हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज है कमेंट चर्चा का डे क्योंकि आज है फ्राइडे और कमेंट चर्चा की वीडियो में मैं आप लोगों के जो भेजे गए सवाल होते हैं उस पर आपको रिप्लाई करती हूं। तो अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप मुझे अपना सवाल भेज सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कॉमेंट चर्चा की उसमें मैं उस पर जवाब दे दूँगी। आज मेरे पास कुछ कॉमेंट्स हैं जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे हैं, तो आइए एक एक करके उन पर बात करते हैं। पहला कमेंट है, शादी करने के लिए लड़के और लड़की की सही एज क्या होनी चाहिए और दोनों की एज में कितने सालों का गैप होना चाहिए। तो सही एज की बात करें तो पहला तो लीगल एज होनी चाहिए। जो भी आपकी कंट्री है उसमें लीगल एज क्या है शादी करने की, लड़का और लड़की के लिए, उस लीगल एज में आप आते हो। और दूसरा, अगर आप लीगल एज में आते हैं तो उसके ऊपर तो आई थिंक कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया वैसे तो नहीं है। जब भी आप मेंटली खुद को रेडी समझो, फाइनेंशियली रेडी समझो, आप शादी कर सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप सही लड़की का इंतज़ार करते करते या खुद को सेटल करने के चक्कर में इतनी एज ना बढ़ा लें अपनी कि फिर आपकी फर्टाइल एज भी निकल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि फिर आपको फैमिली प्लान करने में प्रॉब्लम होगी, आगे बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी। तो लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए ही है ये बात कि टाइम से शादी कर लें। और ये फर्टाइल वाला टाइम कब होता है, तो लड़कियों के लिए 35 साल से पहले का टाइम अच्छा एक फर्टाइल टाइम है। तब आप बिना किसी ज़्यादा कोशिश के, बिना दवाई वगैरह मेडिकल ट्रीटमेंट के ईजीली माँ बन सकते हैं। तो 35 से पहले अगर लड़कियां शादी कर लें तो ज़्यादा सही है। लड़कों के लिए ही सेम 40 से पहले। उसके बाद एज की वजह से उनके स्पर्म्स की क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज़ होने लगती है, तो उससे पहले 40 से पहले आप शादी कर लें तो ज़्यादा सही है। और ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, वरना तो आप सही एज में अगर होगे भी तो भी कितने यंग एज में ही लड़के लड़कियों की हेल्थ ख़राब हो जाती है उस तरीके से कि वो फिर प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते हैं। आजकल तो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और नशे वगैरह करते हैं इतने, और शादी से पहले जैसे लड़कियां फिज़िकल हो जाती हैं उसके चलते फिर प्रेगनेंसी वाली जो पिल्स हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, एबॉर्शन पिल, इस सब का सेवन कर रही हैं, जिसकी वजह से वैसे ही उनकी फर्टिलिटी ख़राब हो रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। आगे चल के आपको शादी करनी है और एक अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए शादी से पहले। और एज गैप की जहाँ तक आपने बात करी, तो एज गैप पे मेरी सेपरेट में डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। लिंक मैं उसका आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट कॉमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉमेंट है, वाई शुड वी से हैंड प्रैक्टिस, मैस्टरबेशन और हस्त प्रयोग एज गंदी आदत। हाँ जी, गंदी आदत ये वर्ड ऐसा बोला जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली गलत है ऐसा बोलना, क्योंकि कुछ केसेस में वाकई ये आदत एक गंदी आदत बन जाती है। जैसे कि लत लग जाती है मैस्टरबेशन की, हैबिट ऐसी लग जाती है कि अपने शरीर को मेंटली, फिजिकली आप ख़राब कर रहे होते हो। टीनेज में बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि बचपन की गलतियाँ या यंग एज की गलतियाँ बाद में जाके रियलाइज़ होता है कि उस समय शायद कोई समझा देता, बता देता तो आज ये हालत नहीं होती। बाद में जाके सेक्सुअल प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। तो पहले ही अगर थोड़ा सा संभल के चला जाए, मैस्टरबेशन कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन इसी में ही लगे रहो और इसी से ही अपना एंजॉयमेंट में आप पूरा फोकस लगा दो तो बहुत कुछ आप लूज़ आउट कर जाओगे। उस समय जो टाइम होता है फुल ऑफ एनर्जी का आपका, जिसके साथ आप अपना करियर पे ध्यान देते हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हो, अपने फ्यूचर की तरफ आप एक पहला कदम रख रहे होते हो, वही नींव होती है आपकी। तो अपनी सारी एनर्जी आप अगर इस काम में लगा दोगे तो बाकी सारी जगह में फिर आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हो और फिर ये चीज़ें बाद में जाके रियलाइज़ होती हैं कि हमने क्या चीज़ लूज़ कर दिया। शायद यही रीज़न है कि इसे गंदी आदत बोला जाता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम हर वीक नाइटफॉल होता है, हैंड प्रैक्टिस करता नहीं, मैं क्या करूं। जब आप सोते हैं तो उस समय आप ध्यान दीजिए कि आप किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, क्या आपके विचार हैं, ख्याल हैं, क्योंकि रात में सोने से पहले हम जिस तरीके की बातों को सोचते हैं रात में हमें उसी तरीके की थिंकिंग रहती है, सपने आते हैं। एंड ऐसे में अगर आपके इरोटिक वाले थॉट्स हैं तो हो सकता है उस वजह से आपका नाइट फॉल हो रहा हो। इसके अलावा आप रात में गर्म चीज़ें खाने से बचें, जिनकी तासीर गर्म होती है वो। रात में आप ढीले कपड़े पहने, ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, टाइट अंडरवियर ना पहने, जिसकी वजह से रबिंग वगैरह ना हो आपके प्राइवेट एरिया में, जिसकी वजह से हो सकता है अगर नाइटफॉल हो रहा हो। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान रखिए।
और अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है इन सब चीज़ों को करने के बाद भी, तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि आप किसी सेक्सोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से थोड़ा सा कंसल्ट कीजिए, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन फीट, सो इन एन अरेंज मैरिज क्या मुझे अपने पार्टनर को फर्स्ट मीट में बताना चाहिए या आफ्टर मैरिज? देखिए, डिपेंड करता है कि शादी से पहले आप लोगों की कॉन्वर्जेसन किस तरीके की होती हैं। जैसे कि फ़र्स्ट मीट में तो कोई भी अपने सेक्सुअल प्रेफरेंस की बात नहीं करता, लेकिन अगर आपकी बहुत ही कंफर्टेबली बात हो रही है, सबसे पहले तो ऑफकोर्स हर कोई ये ट्राई करता है कि एक दूसरे को जाने समझें, उनकी प्रायोरिटी क्या है, कैसा बिहेवियर है, क्या फ्यूचर प्लान है, इस सब पे बात होती है। इसके बाद में फैमिली प्लानिंग की भी बात होती है कई बार फर्स्ट मीटिंग में, कि आपको क्या प्रेफरेंस है, कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए। तो उसी में ही अगर कंफर्टेबली बात हो रही है तो ऐसे में आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हैं। नहीं तो आगे जब मीटिंग हो, आगे जब बात हो, तब आप ये बात कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपका पार्टनर इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, वो इन चीज़ों में ज़्यादा अपने इनपुट नहीं देते हैं, शर्माते हैं, तो ऐसे में फिर उनको ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल आप फील नहीं कराइए। शादी के बाद जब आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर कंफर्टेबल हो जाओ, तब आप ये बातें कर सकते हैं कि आपकी प्रेफरेंस, फैंटेसीज वगैरह ये सब क्या हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किस तरीके की बातें होती हैं और कितना आपका पार्टनर इसमें कंफर्टेबल है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हस्बैंड को सेक्सुअली टीज करना चाहिए कभी कभी? यस, ऑफ कोर्स, सेक्सुअली टीज कर सकते हैं, जो वाइफ हैं वो भी और हस्बैंड भी कर सकते हैं, और ये आपके बीच की एक जो इंटीमेसी है उसको बढ़ाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ओवर आप ना कर दें। अगर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो टीज होने की बजाय इरिटेट हो सकता है, गुस्सा से आ सकता है। तो थोड़ा सा ये देख के चलिए कि आपका पार्टनर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपको लगता है कि वो इरिटेट हो रहे हैं तो वहाँ पे उसे छोड़ दें। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, मेरा सवाल है कि बॉयज़ के लिए मैस्टरबेशन का सही तरीका क्या है? जैसे अपने गर्ल के लिए सही तरीका बताया है वीडियो में, बॉयज़ के लिए भी बताइए। बॉयज़ के लिए सही तरीका पहला तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर ना कर दें, इसका एडिक्शन ना हो। रोज़ रोज़ करना, डेली करना, इसके बिना नींद नहीं आ रही, ये सब चीज़ें गलत हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोन मैस्टरबेशन करते हैं, प्रोन मैस्टरबेशन जिन्हें नहीं पता बता दूं कि जैसे अगर आप उल्टे लेट गए और इस हिसाब से अपने बॉडी को आप हिला रहे हैं और रगड़ रहे हैं अपने इंटीमेट एरिया को, जिससे आपको अच्छा फील होता है, तो उस तरीके से मैस्टरबेशन बहुत सारे लोग करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि वो किसी के साथ जैसे सेक्स कर रहे हैं, वो तकिए के साथ ऐसा करते हैं, किसी और चीज़ के साथ ऐसा करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे आप अपने इंटीमेट एरिया की नसों को कमज़ोर कर सकते हैं, उसको वीक कर सकते हैं। आगे चल के आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, नाइटफॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वाला मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा गलत है। तो कोई भी ऐसा तरीका अगर आप अपना रहे हैं, अनयूजुअल तरीका, कि जिससे आप अपने आप को हर्ट कर पाओ, आप अपने जो नसें हैं इंटीमेट एरिया की उनको वीक कर रहे हो अगर, या ओवरडू कर रहे हो, नॉर्मल मैस्टरबेशन कर रहे हो लेकिन बहुत ज़्यादा करते हो, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप खुद को इससे हार्म ना करें। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। फॉर सिंगल नॉट गेटिंग मैरिड इज़ इट ओके, प्लीज़ गाइड। देखिए, अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो थोड़ा सा इस पे बैठ के अच्छे से विचार कीजिए। ये कोई ऐसा डिसीज़न नहीं है कि आपने इम्पल्सिवली ले लिया या दूसरों को देखते हुए ले लिया। ये ऐसा डिसीज़न है कि जो आपको सोच समझ के लेना है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि बैचलर जो लोग होते हैं उनके क्या मतलब नुकसान हैं बैचलरहुड के, तो उस वीडियो को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि अगर आप ये डिसाइड करते हो बैचलर रहने का तो क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। उसका लिंक मैं हाँ आई बटन पे दे दूंगी, उस वीडियो को आप देख लीजिए और थोड़ा सा खुद से भी विचार कीजिए कि क्या आप लाइफ लॉन्ग ये चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि जो शादी की सही उम्र है उस समय आपने शादी करी नहीं, लेकिन फिर लेट अपनी एज में आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं, आई नीड अ कंपेनियन, आई नीड अ पार्टनर, तो फिर आपको उस समय कोई मिल नहीं रहा, आपकी एज ज़्यादा हो गई, तो बाद में आपको रिग्रेट हो। तो एक सोच समझ के ये डिसीज़न लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है। तो यही थे कुछ कमेंट्स जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे। एंड मैं फिर से बोलूँगी कि आप मुझसे और भी ऐसे सवाल पूछा करिए। मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक ज़रिया बन पाऊँ आपके मन की कन्फ्यूज़न को दूर करने का। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं आपको, मेरे विचार अच्छे लगते हैं, मैं जो सोल्यूशन देती हूँ वो पसंद आते हैं, तो एक बस लाइक ही तो मांगती हूँ मैं, एक लाइक कर दिया करो। और मैं चाहती हूँ इस वीडियो पर आप कमेंट करके अपने सवाल भेजो और शेयर करो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ में भी। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
बाय बाय, टेक केयर।